जी वरना जी जी लोकतंत्र का बड़ा दूरगामी नुकसान जी होने वाला है। दिनेश जी, ठीक, सुनील जी के पास आता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें शर्मिंदा किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी भारत की जनता को, लोकतंत्र को शर्मिंदा किया है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मैं बहुत माइल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन शर्मिंदा तो किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मोदी जी की स्पीड बहुत तेज है, कभी 400 पार करते हैं, कभी 370 पार करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले बोल बैठे कि बस चुनाव हो जाए, मुझे 13 तारीख को, 13 से लेके 15 तक G7 की मीटिंग में इटली जाना है, उनके साथ जाना है। तो पहले से वो प्रोग्राम बने हुए हैं। अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि 15 अगस्त को झंडा भी फहराना है उनको, वो कह चुके हैं। फिर ये भी कह चुके हैं कि ये चुनाव तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चुनने का है, ही वांट्स टू कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रेसिडेंशियल पोल एक्चुअली, कि हाँ आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो, यहाँ कोई महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे थोड़ी हैं। मुझे वो हमारा अकबर एंथनी का डायलॉग याद आ जाता है सर, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, इतना तेज तो आदमी लाइफ में दुष्ट टाइम भागता है, इतना तेज तो आदमी लाइफ में दुष्ट टाइम भागता है, ओलंपिक की रेस हो या पुलिस का केस हो। पुलिस का केस तो हो सकता है साहब, अगर सत्ता में नहीं आए तो पुलिस का नहीं पता नहीं कौन कौन से केस होंगे। और फिर मोदी जी ये भी कह बैठे, ये तो परिवारों के 5-5 प्राइम मिनिस्टर चुनने का सारा मामला है, आपका परिवार, टीएमसी का परिवार, एनसीपी परिवार, और फिर कहते नकली शिवसेना का परिवार, वो यानी कि ये बाला साहब की भी है, दरअसल वो इज्जत नहीं कर सकते, टीएमसी का परिवार और आरजेडी का परिवार, सबके नाम दे दिए, स्टालिन का परिवार, अब क्या कहा जाए। सुनील शुक्ला जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। प्रधानमंत्री जी को कुछ भी कहने का अधिकार है, ये एक बड़ी पार्टी के, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के नेता है और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सत्ता के दावेदार हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप क्या कहते हैं इसी के आधार पर आपको लोग याद करना चाहते हैं और अपने कार्यों से और अपने बोल वचन से ही आप अपनी एक विरासत बनाते हैं। ये चुनाव, ये बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में जिस तरह के परिदृश्य उपस्थित हुए और प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से भाषण आए, मेरी अपनी स्मृतियों में कभी नहीं याद है कि कोई नेता चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो या किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता भी इस लहजे में, इन तथ्यों के साथ, इन विषय वस्तुओं के साथ अपना भाषण देता हो। अपने देश के नागरिकों को घुसपैठिया कहते हैं, मैंने किसी प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना नहीं है। बहुत सारे लोग घुसपैठियों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए कहना है तो बात समझ में आती है। एक पूरी की पूरी जमात को घुसपैठिया कर देना या ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले श्रेणी में रख देना, ये तो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत क्या, स्वीकार नहीं किया सकता कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। दरअसल है क्या कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक संख्या है जो चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आवे और उन्हीं मुद्दों के साथ आवे, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आवे जिन सपनों को अपने सांप्रदायिक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये अन्यथा चुनाव जीतने वाला नेता और चुनाव जीतने वाली पार्टी इस शब्दावली में बात नहीं करती। और आपके इतना कहने के बावजूद, इस तरह की बात कहने के बावजूद अगर मतदाताओं पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थितियां कहाँ जा रही होंगी। आप सोचिए कि जो आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे कम जहां मतदान हो रहा है उसमें दिल्ली शामिल है, उसमें हरियाणा शामिल है, उसमें उड़ीसा शामिल है। और जहां जो लोग अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, वहां भी सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चलिए ठीक ठाक 27-28% तक मतदान हो गया था 11 बजे तक। लेकिन दिल्ली में मतदान कम हो जहाँ पे पूरी की पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है, हरियाणा में मतदान कम हो जहाँ पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे है, और खूब लोगों ने रैलियां किया, खूब प्रचार किए, लेकिन मतदाताओं पे के ऊपर तो कोई असर पड़ता नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता चुपचाप रह ले, यह भी संभव नहीं हुआ, कभी हमने देखा नहीं ऐसा। इसमें जो आपका विषय है निर्वाचन आयोग को लेकर के, वो जरूर गंभीर सवाल पैदा करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा के साथ साथ विवादों के केंद्र में रहा, खासतौर से ईवीएम के प्रयोग को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, और उसके भी पहले अगर आप जाइए तो चुनाव की तिथियों की घोषणा को लेकर 7 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग की आलोचना की गई और ये आरोप लगा निर्वाचन आयोग के ऊपर कि आयोग सत्तारूढ़ दल को मदद पहुंचाता हुआ दिख रहा है। आयोग ने कभी इसका प्रभावी तरीके से खंडन भी करने की कोशिश नहीं की, यह समझाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये 7 चरण में मतदान क्यों कराया जा रहा है। जिस समय यह मतदान हुआ, जिस समय ये इसकी घोषणा की गई थी, जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई शेर सुना रहे थे। उन्होंने इसको कहते हैं कि बात को हवा में उड़ा देना, उस तरह की स्थिति में दिखाई पड़ा। ये किसी संवैधानिक संस्था से उम्मीद नहीं की जाती। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमको निराश किया। हो सकता है कि हम उस आदेश को किसी नजरिए से देखें, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कुछ न कुछ तो तर्क दिए ही है। हम और आप उसे सहमत नहीं हो सकते, सब कानूनी रूप से उसका प्रतिकार भी किया जा सकता है, लेकिन जो काम निर्वाचन आयोग कर रहा है, ये तो कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। सवाल है कि चाहे चुनाव की तिथियों की घोषणा हो, 2 चरणों के बीच में समय अवधि की बात हो, दिन की बात हो, किस दिन मतदान कराया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में कब कब मतदान कराया जाएगा, ये तमाम चीजें थी जिनको लेकर के निर्वाचन आयोग ने कोई बात नहीं की। इसके बाद जब मतदान शुरू हुआ तो उसमें ये स्थिति आ गई कि आप मतदान का सबको नहीं बताएंगे कि कितने लोगों ने मतदान किया। भाई आप प्रतिशत बता रहे हैं तो प्रतिशत किस चीज का होता है? अगर संख्या आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप प्रतिशत कैसे बता सकते हैं? प्रतिशत तो कुछ होती नहीं है जब तक उसका वो न बताया जाए, संख्या ना हो आपके सामने कि इतने जनसंख्या में इतने लोगों ने मतदान किया, तभी तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, और तो कोई तरीका होता नहीं, आप संख्या नहीं बताएंगे। उसके बाद भी यह प्रतिशत जो आप बता रहे हैं वो 10 दिन, 11 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद बता रहे हैं। क्यों बताएंगे आप? प्रतिदिन हमको याद है, आपको भी याद होगा कि 2019 तक मतदान खत्म होने के तत्काल बाद निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, शार्प 5 बजे, घड़ी दे करके 5 बजे, या अगर मतदान खत्म हो रहा है 6 बजे तो 6 बजे उसके ब्रीफिंग हो जाती थी, और कम से कम उप निर्वाचन आयुक्त के नीचे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अंतिम दिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद पूरा का पूरा आयोग प्रेस को ब्रीफ करता रहा। ये इस तरह की पारदर्शिता की जरूरत रही, और जो सहज विश्वास करने वाली प्रक्रिया है उसको कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि आप 11 दिन समय लगेगा आपको टेबुलेशन करने। तो ये जो स्थिति बनी कि मतदान की तिथियों को लेकर, मतदान के संख्या को लेकर के कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, कितने लोगों ने मतदान किया, इस पे सवाल पैदा हो, और जो आंकड़े आए सामने वो उसको लेकर के सवाल पैदा हो। आयोग ने जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौन साझे रखा, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, किसी विषय बोल दे रहा है, आप यह किसी जो आपत्तिजनक है निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के अनुसार उसका कोई संज्ञान आप नहीं लेते, और आप ऐसे विषयों का संज्ञान लेते हैं जिसे कहीं कोई मनाही नहीं है। अगर हम और आप या इस देश के तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लें, मतदान करें, किस बात के लिए? कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये नाराज से नहीं, आज से थोड़े है, जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है लोग संविधान और लोकतंत्र के नाम पर लोगों से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान करते रहे हैं। आज निर्वाचन आयोग कहे कि आप संविधान की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप कहेंगे कि अग्निवीर की योजना का नाम नहीं लेंगे। जो योजना सरकार ने चलाई उस योजना की आलोचना करना, उस योजना का स्वागत करना अगर विपक्षी दल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसके भरोसे छोड़ा जा रहा है? और अगर आप ये इस तरह का आरोप नियंत्रण लगाने की बात करते हैं कि आप सरकार की योजना के को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, तो किस तरह का लोकतंत्र है ये? तो इसका मतलब जो सरकार कह ले उसको आप स्वीकार कर लीजिए। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं?
विमर्श के आधार पर ही तो इस देश का नागरिक अपने निर्णय लेगा कि सरकार की जो नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं सोच रही हैं वो ये रही हैं, उसके खिलाफ कौन सी बातें हो सकती हैं वो ये है। जनता निर्णय ले किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। अगर विमर्श नहीं पैदा होंगे तो किस आधार पर निर्णय लिए जाएंगे? तो क्या आप विमर्श नहीं रहने देना चाहते? तो जो जिस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा आयोग और जिस तरह की कार्यशैली उसके सामने आई, निश्चित रूप से वो निराशा पैदा करने वाली है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि लोकतंत्र में को मजबूत बनाने के लिए पूरे की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ा काम है। कुछ अल्प लोगों की भागीदारी से आप लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर सकते। पूरी प्रक्रिया के दिखावे मात्र से आप लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर सकते। और ये तभी संभव है जब सामान्य जन से भागीदारी सुनिश्चित करे, जब उसको अपनी बात कहने का पूरा हक होगा। उसकी बात कहने में तो राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का हक होगा। ये इस तरह की टिप्पणी तो कहीं से भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं कहा जा सकता, नहीं व्यवस्था के पक्ष में कहा जा सकता। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने बात पहले ही कही थी कि ये डोमेन ही नहीं इलेक्शन कमीशन का कि वो आदेश दे कि आपको किस विषय पर बात करनी है। ये डोमेन नहीं है उनका। आप हर विषय पे बात कर सकते हैं। हर चीज जो इस देश से संबंधित है, हर चीज जो इस देश से रिलेटेड है, आप हर विषय पर बात कर सकते हैं, हर नीति पर बात कर सकते हैं। संविधान हो, आरक्षण हो, आर्मी की जो चीजें हैं वो हुई हैं। अगर मोदी ने क्या शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा था 2019 में? क्या आपका पहला वोट देश के शहीदों के नाम पर आपका नहीं हो सकता? तो वो शायद उसकी मनाही है, जबकि जी। उसकी मनाही है कि धर्म के आधार पर, सेना के नाम पर और विदेश नीति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन मोदी वही करते हैं। उन्होंने तो चुनौती दी है, लेकिन उसके खिलाफ तो एक शब्द नहीं आता है। खैर, समय समाप्त हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो काफी बड़ा पैनल था। मुझे लगता है कि दूसरे चक्र के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा इस समय। तो मैं दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा भी लूंगा। तो सुनील जी, वीरेंद्र जी, डॉक्टर शुजात अली और राकेश अचल जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने महत्वपूर्ण मुद्दे आज उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।